Jai Hind friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss part 3 D.Ed VI paper 1 जून 2020 इंटरनल एग्ज़ाम एक्सप्लेनेशन। आइए इसके बारे में जानते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेबिलिटी की किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है अभी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें से हमें ऑप्शन दिया गया है, 3 की चॉइस दे रखी है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विकलांगता के जन्म के पूर्व कारण क्या है। सेकंड दिया गया है विभिन्न प्रकार के लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। थर्ड दिया गया है सुनवाई हानि का वर्गीकरण, यानी कि जो HI का हियरिंग लेवल है उसका जो वर्गीकरण दिया गया, क्लासिफिकेशन दी गई है, उसके बारे में हमें बताना है। DSM-5 के अनुसार ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार के विभिन्न प्रकार क्या हैं। फिफ्थ दिया गया स्कैनिंग को परिभाषित करें। अपगर स्कोर से आपका क्या अभिप्राय है। अब इनमें से हमें चॉइस करना है कि कोई भी 3 क्वेश्चंस हैं वो सबमिट कराने हैं। इसमें से हम जो स्टेप वाइज फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जो उसको एक्सप्लेन करते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। आइए इसमें आप जानते हैं जो जन्म के पूर्व के जो कारण हैं उनके बारे में। गर्भधारण व गर्भावस्था के समय के कारण, इसके अंतर्गत कई प्रकार की विकलांगता से संबंधित कारण दिए जा रहे हैं। ये निम्नलिखित कारक गर्भावस्था के समय प्रभावित करते हैं। आइए इसमें दिया गया फर्स्ट जो रीज़न दिया गया है, माता की आयु 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक होना। सेकंड दिया गया माँ का स्वास्थ्य ठीक न होना। थर्ड दिया गया अनुवांशिक कारण कि किसी की फैमिली में ही कोई पहले से दिव्यांग हो, इस वजह से। फोर्थ दिया गया कम दिनों के अंतराल पर लगातार बच्चे को जन्म देना, यानी कि जो बच्चों के अंदर जो बर्थ ड्यूरेशन टाइम है वो कम होना है, कि जैसे कि एक बच्चे का जो बर्थ हुआ है उसके बाद सडनली दूसरे बच्चे के लिए जो है कंसीव कर लेना, ये वाली। फिफ्थ पॉइंट दिया गया गर्भपात हेतु गलत तरीके से प्रयोग करना, जैसे कि अनवांटेड जो दवाई होती है जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए जो यूज़ की जाती है वो वाली। 6 पॉइंट दिया गया माता के कुपोषण से, कि वो अच्छे से खाना वगैरह ना खा रही हो, इस वजह से। 7 दिया गया माता को मधुमेह रोग होने से। 8 दिया गया रक्त समूह RH फैक्टर होता है जो वो एक भी बच्चे के बर्थ के समय बच्चे को इफेक्टेड करता है उसकी विकलांगता होने की वजह से। 9 दिया गया संक्रमण, जो अनेकों प्रकार के जो टॉक्सोप्लाज्मासिस, रूबेला वायरस, हार्पिस, मेजल्स, मम्पस इत्यादि से जो वायरस होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, वो वाले अगर बच्चे को हो जाते हैं उसकी वजह से भी। 10 दिया गया जनन तंत्रिक्रिया संक्रमण। 11 दिया गया गर्भाशय में चोट लगना, यानी कोई माता के साथ हादसा हो जाना। भावात्मक दबाव, कि किसी प्रकार का जो स्ट्रेस डिप्रेशन वगैरह हो उसकी वजह से। अनावश्यक दवाई लेने से, अगर माता जी को कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और कोई हाई पावर की कोई दवाई यूज़ कर रही है लगातार, वो कारण। विकिरण, यानी कोई एक्सरे रेज वगैरह उनका करवाया है तो उसकी वजह से भी, अधिक से अधिक करवाने की वजह से। 15 दिया गया है टेराटोजेंस, यानी कि जो उनको मादक पदार्थ है, कोई भी जो ऐसा एडिक्शन हो कि जिससे वो आदी हो, जैसे कि दवाइयाँ वगैरह लेती हैं कुछ ऐसी। 17 पॉइंट है वो बताया गया माँ में मानसिक बीमारी होना। 18 दिया गया गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव। जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया उसमें बताया गया है गर्भावस्था के दौरान शिशु के मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी होना, कि बच्चा जब 20 दिया गया माँ को हृदय रोग, बेहोशी, रक्तस्राव, निम्न रक्तचाप, विरक्ता, उच्च रक्तचाप, गर्भस्थ, जो इस प्रकार की जो बीमारियां हैं वो माता को इन्फेक्टेड कर रही हो तो उसकी वजह से भी। 21 दिया है दिया गया इसमें हिपोग्लाइसीमिया, रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम होना।
22 दिया गया है, माँ को समयानुसार टीकाकरण न करवाना, कि जो स्वास्थ्य विभाग से जो वैक्सीन करवाई जाती हैं वो वाली चीज़ ना होना। अब इसमें साथ में जान लेते हैं जो डिलीवरी के टाइम के या उसके बाद के या उसके समय के जो कारण होते हैं उनके बारे में भी, ताकि इन द फ्यूचर अगर कोई क्वेश्चन इसके ऊपर आता है तो उसको भी हम अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। प्रसव काल के अनेक कारक अप्रशिक्षित व अशिक्षा से संबंधित होते हैं। ऐसे संवेदी समय में बच्चे को प्रभावित करने वाले कारक निम्नवत हैं। फर्स्ट दिया गया इसमें अपरिपक्व शिशु का जन्म। सेकंड दिया गया है अधिक परिपक्व शिशु, यानी कि जो 42 सप्ताह के बाद का जन्म हो। थर्ड पॉइंट दिया गया है एक साथ कई बच्चों को जन्म देना, जैसे ट्विंस वगैरह हो जाते हैं इस तरीके की सिचुएशन में। कठिन व लंबा प्रसव पीड़ा। 5 दिया गया औजार द्वारा प्रसव कराते समय गड़बड़ी होना। 6 दिया गया प्रसव के दौरान अधिक रक्तस्राव होना। 7 दिया गया शिशु की असामान्य प्रस्तुति। 8 दिया गया है इसमें बच्चे के गर्दन के चारों तरफ नाभिनाल का लिपट जाना। 9 दिया गया प्रदूषित वातावरण में प्रसव कराने, गंदे औजार, गंदी जगह या दूषित हाथ से इन्फेक्शन फैलने की वजह से भी हो सकता है। 10 प्रसव के समय ऑक्सीटोसिन दवा का लापरवाही पूर्वक अनावश्यक प्रयोग करना। 11 दिया गया शिशु का असामान्य व बड़ा सिर होना। अब इसमें जान लेते हैं इसके जो पोस्टनेटल कॉजेज हैं उनके बारे में भी। प्रसव के उपरांत बच्चे की सही देख रेख एवं उचित स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसा न होने से बच्चे पर निम्नलिखित कारक प्रभाव डालते हैं जिससे बहुविकलांगता या विकलांगता होने के चांसेस हो जाते हैं। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर जन्म के बाद बच्चे को देर से रोना। सेकंड दिया गया जन्म के बाद शिशु का वजन 2.5 किलोग्राम से कम होना, यानी कि बच्चे का जो वेट है वो कम होना। थर्ड दिया गया शिशु का निष्क्रिय व असामान्य होना, जैसे आलसी, चिड़चिड़ा या ऐंठन युक्त। फोर्थ दिया गया शिशु को दौरे आने से। 5 दिया गया देखने में शिशु सामान्य से अलग हो, जैसे बहुत बड़ा या छोटा सिर, असामान्य हाथ पैर इत्यादि। 6 दिया गया संक्रमण सेप्टिसिमिया। 7 दिया गया अति गंभीर पीलिया, तेज बुखार, मस्तिष्क ज्वर इत्यादि जो बीमारी हो जाती हैं उनकी वजह से। 8 दिया गया संक्रमण बीमारियां, डायरिया, इन्फ्लुएंजा, खसरा इत्यादि। 9 दिया अंतःस्रावी ग्रंथियों में असमानता के कारण क्रेटिनिज्म। 10 पॉइंट दिया गया कान में संक्रमण या लंबे समय तक सर्दी खांसी रहने से भी श्रवण विकलांगता हो सकती है। बी दिया गया है बच्चे का टीकाकरण समयानुसार न होना, उपाच्य से संबंधी गड़बड़ी होना। ये जो इसके कॉजेज दिए गए हैं पोस्टनेटल के बताए गए हैं। इनको हम किसी भी डिसेबिलिटी के साथ जोड़कर लिख सकते हैं। रूप से इस प्रकार के जो कॉजेज दिए हुए होते हैं ये प्रत्येक डिसेबिलिटी में समान ही होते हैं। कुछ एक रीजन होते हैं जो कि अलग से डिसेबिलिटी को इफेक्टेड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विभिन्न प्रकार के लर्निंग डिसेबिलिटी क्या हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। आइए अब जानते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। अधिगम अक्षमता के प्रकार। विभिन्न कौशलों के उपलब्धि के आधार पर अधिगम अक्षमता को कई भागों में विभक्त किया गया है। इन अधिगम समस्याओं को मुख्य रूप से निम्न प्रकार से बांटा जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है डिसलेक्सिया। डिस का अर्थ होता है कार्य की कमी, लेक्सिया का अर्थ होता है शब्दों के साथ कार्य में कमी, अर्थात डिसलेक्सिया का अर्थ हुआ व्यक्ति में वह पठन कमी जो कि विशिष्ट अधिगम अक्षमता को दर्शाता है। अब यहाँ पर जो डिसलेक्सिया है इसका अर्थ बताया गया है कि जो पढ़ने में समस्या होती है व्यक्ति को, वो सभी समस्याएं इसके अंदर आती हैं। आइए इसमें आगे जानते हैं। अर्थात पढ़ने की अक्षमता से तात्पर्य जीवन पर्याप्त मौखिक व लिखित भाषा कौशल के विकास में कमी होती है। इसमें भी सभी बच्चों में एक जैसा लक्षण नहीं दिखता है।
यह भी बच्चों में विभिन्न कमियों के रूप में दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर बताया है कि जो जीवन में अनेक प्रकार के जो कार्य होते हैं जिसमें बच्चे को जो पढ़ने और लिखने और बोलने में जो समस्या होती है वो इसमें शामिल की गई हैं। आइए इसमें जानते हैं। इसमें सभी बच्चों को एक जैसी इसमें बताया है कि जो डिसलेक्सिया से इफेक्टेड बच्चे होते हैं उसमें सभी का जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, सिमिलर नहीं होते। ये सब के सब अलग अलग दिखाई देते हैं। आइए इसमें जानते हैं। अक्षर को न पहचानना, कि मतलब बच्चे को जो क लिखा हुआ है या ख लिखा हुआ है उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ये वाला रीज़न हो सकता है। सेकंड दिया गया है अशुद्ध रूप से पढ़ना, यानी कि जैसे क ख इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड है वो अच्छे से ना कर पाना, उसको गलत पढ़ना। थर्ड दिया गया सही रूप में अर्थ को न पहचानना, कि जो वर्ड लिखा हुआ है, जो अक्षर लिखा हुआ है उसका सही रूप से जो अर्थ है उसका मीनिंग ना समझ पाना। नेक्स्ट दिया गया सही उच्चारण को व्यक्त न कर पाना, कि जो अक्षरों के जो मेल से जो शब्द बना है उसका सही रूप से उच्चारण न कर पाना। दाएं एवं बाएं के अभिव्यक्तिकरण में समस्या, कि उसको लेफ़्ट राइट के बारे में बोध न हो। नेक्स्ट दिया गया जटिल भाषा कौशल के प्रयोग में जैसे व्याकरण आदि में समस्या होना, कि जब उसको ग्रामर का यूज़ करना होता है तो इस प्रकार के कौशल को वह न कर पाता हो। आगे दिया गया यदि बच्चे में पढ़ने की अक्षमता है तो वह संपूर्ण जीवन तक उपस्थित रहेगी। अब यहाँ पर बताया गया कि अगर व्यक्ति में या जो प्रभावित बच्चा है उसमें पढ़ने से संबंधित जो अक्षमता है तो वह संपूर्ण जीवन उसके अंदर रहेगी। यह इस प्रकार की बात बताई गई इसमें। आइए इसमें आगे जानते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया गया जो लर्निंग डिसेबिलिटी का डिस्ग्राफिया, इसके अंतर्गत बालक में लेखन संबंधी कमी दिखती है, इसे लिखन अक्षमता भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बच्चे को निम्नलिखित कमियां दिखती हैं, जैसे फर्स्ट दिया गया इसमें अक्षरों को उलट देना, जैसे ई को क लिखना, ये यहाँ पर बताया गया है। शब्दों के अक्षरों को पलट देता है, कमल को कलम लिख देता है। नेक्स्ट दिया गया है अपनी बात या बीती घटनाओं को लिखकर व्यक्त नहीं कर पाता है, कि जो उसके साथ जो भी उसकी एक्टिविटी हुई है उसको वह लिखकर नहीं बयां कर सकता है, एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। आगे दिया गया शब्दों को या घटनाओं को क्रमबद्धता से नहीं लिखता है, यानी कि जो भी सीक्वेंस जो राइटिंग का जो मेथड होता है फ्लो है उसको सीक्वेंस वाइज फॉलो नहीं कर पाता है। आगे दिया गया अंग्रेजी में बड़े अक्षरों एवं छोटे अक्षरों के प्रयोग में हमेशा गलती करता है। आगे दिया गया है श्यामपट्ट या कॉपी से नकल करने में परेशानी होती है, कि बच्चा अगर कॉपी करके भी कोई जो कंटेंट है, जो मैटर लिख रहा है तो वह उसमें भी मिस्टेक करता है। ये जो बताया गया ये डिस्ग्राफिया की वजह से बताया गया है, जिसके अंदर बच्चे को अक्षर की फॉर्म में विशेष रूप से गलती होती है, जिसकी वजह से उपरोक्त सभी कारणों को वह फेस करता है। आइए जानते हैं इसमें जो थर्ड पॉइंट दिया गया है डिसकैलकुलिया, जैसा कि इसके नाम से ही एक्सप्लेन हो जाता है कि कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, काउंटिंग से संबंधित, क्योंकि यह डिसेबिलिटी होती है जो गणित के अंदर होती है, बच्चा इसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। आइए इसमें आगे जानते हैं। इसमें बच्चा गणितीय संबंधी गलतियाँ करता है, जैसे अंकों को उल्टा लिखना, 6 को 3 लिखना और 2 अंकों की संख्या को पलट देना, जैसे 36 को 63 लिख देना। इसमें बच्चा विशेषकर 6, 9 में कन्फ्यूजन करता है कि कहीं पर उसको 6 लिखना होता है तो उसको भी, और इसको हम देखते हैं कि जैसे बी और डी भी इंग्लिश में जो कॉमन अक्षर्स होते हैं जिनकी फॉर्म होती है वह बच्चा उसमें भी मिस्टेक करता है। ये यहाँ पर इसके अंदर जो इफ़ेक्ट्स हैं बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं। आइए अब जानते हैं इसका 4 पॉइंट। डिस्पैक्सिया, यह विशिष्ट अक्षमता गामक कौशल विकास में कमी को दर्शाता है। यह बच्चों को सूक्ष्म गामक कार्यों के नियोजन एवं पूर्ण करने में कमी को दर्शाता है। यह क्रियात्मकता के विभिन्न क्षेत्रों की कमी को दर्शाता है, जिसमें विभिन्न साधारण गामक क्रियाएं जैसे हाथ हिलाना, ब्रश करना आदि होता है। बच्चों में इसकी कमी से विशेषकर चलने या पलटने में समस्या दिखती है। आइए इसके बारे में जो रीजन्स हैं उसको जानते हैं। आँखों के संचालन में कमी, जैसे पूरे शरीर को घुमाकर देखना, जैसे हम
आगे पीछे अपने बॉडी को कवर करके देख लेते हैं। इस प्रकार की बच्चे के अंदर समस्या होती है। नेक्स्ट दिया गया है बर्तनों में भोजन करने तथा पीने के लिए कप पकड़ने में समस्या। नेक्स्ट दिया गया चलने कूदने उछलने गेंद फेंकने तथा पकड़ने में तथा गाड़ी चलाने में समस्या होती है कि बच्चे को किसी भी डायरेक्शन का अनुभव नहीं हो पाता, जिसमें अगर वो चलना किसी और डायरेक्शन में जाता है लेकिन उसके पैरों की मूवमेंट है किसी और डायरेक्शन में आती है। जैसे क्रिकेट में अगर वह गेंद फेंकता है तो वह इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है उसमें अच्छे से जो डिस्टेंस है उसका और एरिया का अनुमान नहीं लगा पाता, जो कि हमने तारे ज़मीन पर जो मूवी थी उसके अंदर भी हम बच्चे को देखते हैं कि जब वह एक्टिविटी करता है तो इस प्रकार की एक्टिविटी वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता था। आगे जानते हैं इसमें भाषा व वाणी के प्रयोग में देरी। आगे बताया गया बाएं दाएं करने में कमी, लेफ़्ट राइट में जो एक्टिविटी होती है उसको भी कमी देखने को मिलती है बच्चे में। आगे दिया गया सूक्ष्म गामक कौशल जैसे जूतों का फीता बांधने तथा कपड़े के बटन बंद करने में कमी, कि जो शू लेसिस होते हैं बच्चा उसको भी अच्छे से बंद नहीं कर पाता है, जो शू लेसिस होते हैं बच्चा उसको भी अच्छे से टाइट नहीं कर पाता है और जो बटन है उसको भी नहीं लगा पाता है। आगे दिया गया स्पर्श संवेदना में असमंजसता जैसे कपड़े पहनना, बाल झाड़ने काटने तथा नाखून काटने इत्यादि की जो समस्या होती है बच्चे के अंदर होती हैं। आगे दिया गया है इसमें दिशा का सही ज्ञान न होना, कि उसको डायरेक्शन का भी अनुभव कम होता है बच्चे को। आगे दिया गया इसमें हम उम्र बच्चों के साथ सामाजिक संयोजन में कमी, इनमें डर या विचित्र व्यवहार दिखते हैं, कि बच्चों के अंदर जो फियर है, जो अनेक प्रकार की जो व्याकुलता के तरह की जो व्यवहार बच्चे के अंदर दिखाई देते हैं, बेचैनी सी। आगे दिया गया इसमें समन्वय की समस्या जो कि शारीरिक शिक्षा व खेल क्रिया में दिखती है, कि जो समन्वय की जो समस्या होती है वह बच्चे के अंदर दिखती है, कि वह जो खेल की भी कोई भी गेम खेलता है उसके अंदर भी उसका जैसे आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है, बॉडी की मूवमेंट होती है, उसके ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। आगे दिया गया है पेंसिल पकड़ने तथा लेखन क्षमता में धीमी गति के रूप में दिखाई देता है, कि वह जो राइटिंग उसकी फ्लुएंसी होती है, ग्रिपिंग वगैरह और जो है आई हैंड कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से उसकी जो राइटिंग है वह भी धीमी होती है, राइटिंग स्पीड भी। आगे दिया गया है घर की क्रियाकलापों को करने में कठिनाई, कि जो घर में जो भी एडीएल एक्टिविटी होती है बच्चा उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। आइए इसमें आगे जानते हैं तैयार होने के कौशल में कमी, और जब रेडी होते हैं कहीं पे जाने के लिए तो उस प्रकार की एक्टिविटी में बच्चा बहुत डिले करता है। वाणी नियंत्रण, तीव्रता, आवृत्ति तथा उच्चारण में कमी। अब यहाँ पर बताया कि जो स्पीच है उसके अंदर जो फ्लुएंसी हम उतार चढ़ाव जो यूज़ करते हैं उस प्रकार का भी बच्चे के अंदर जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। आगे दिया गया इसमें प्रत्यक्षीकरण की समस्या जो कि प्रकाशीय स्पर्शीय जगह स्वाद व गंध के क्षेत्र में दिखती है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो भी हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हम अनेकों प्रकार की समस्याओं को सोल्यूशन निकाल लेते हैं, जैसे कि प्रकाशीय समस्या, स्पर्श टच की, स्वाद की कोई चीज़ हम खा रहे हैं उसका जो स्वाद है टेस्ट है वो अच्छा नहीं है, गंध की जिसके अंदर स्मेल या फिर जो स्मेल आ रही है या फिर बदबू आ रही है, जो भी एक्टिविटी होती है जैसे हम आइडेंटिफाई करके उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं या फिर उसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। इस प्रकार की भी जो समस्याएं हैं बच्चे में देखने को मिलती है, कि जिसकी वजह से बच्चा जो अधिगम क्षमता है उसके कारणों की वजह से उसको भी पहचान नहीं कर पाता और प्रभावित होता रहता है उसकी वजह से। आइए इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। सी क्वेश्चन जो दिया गया है सुनवाई हानि का वर्गीकरण बताइए। आइए इसके बारे में जानते हैं। आइए अब जानते हैं श्रवण क्षमता का वर्गीकरण। प्रत्येक व्यक्ति की श्रवण क्षमता अलग अलग होती है। कोई ऊंची आवाज़ को ठीक से सुनता है, कोई नीची आवाज़ को, तो कुछ लोग सामान्य आवाज़ को श्रवण क्षमता की माप करते ही हम अक्षमता को वर्गीकृत करते हैं। समय समय पर वैज्ञानिकों ने श्रवण अक्षमता का वर्गीकरण किया है, जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है। अब यहाँ पर जो श्रवण क्षमता है इसमें प्रत्येक व्यक्ति की जो हियरिंग एबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है, जिसको जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने
अनेकों प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, जो डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अनुसार जो वर्गीकरण दिया गया है उसके बारे में जानते हैं। 0 to 25 dB सामान्य नॉर्मल हीरिंग होती है। 26 to 40 dB माइल्ड, 41 to 55 dB मॉडरेट, 56 to 70 dB मॉडरेटरी सीवियर, 71 to 90 सीवियर एंड अबोव प्रोफाउंड जो कैटेगरी है हीरिंग की ये बताई गई है। आइए इसमें आगे जानते हैं। लार्क के अनुसार श्रवण अक्षमता को निम्नलिखित 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट जानते हैं इसमें 10 dB से लेकर 25 dB तक सामान्य जो नॉर्मल हीरिंग होती है वो होती है। 26 to 40 अति अल्प, जिसको हम माइल्ड हीरिंग लेवल भी बोलते हैं, माइल्ड हीरिंग लॉस भी बोलते हैं जिसको। आगे बताया गया इसमें 41 to 55 dB मॉडरेटली जो हीरिंग लॉस होता है वो। 56 to 70 dB मॉडरेटरी सीवियर हीरिंग लॉस। 71 to 90 dB सीवियर हीरिंग लॉस। 91 एंड अबव प्रोफाउंड हीरिंग लॉस। ये जो इसके वर्गीकरण दिए गए हैं ये लार्क के अनुसार दिए गए हैं। आइए इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में समझ लेते हैं ज़रा सा। फर्स्ट दिया गया है सामान्य नॉर्मल। इस श्रेणी के अंतर्गत व्यक्ति की श्रवण शक्ति सामान्य होती है, वह किसी प्रकार की आवाज़ सुनने में कोई कठिनाई नहीं होती। इसमें छोटे बच्चों की आसानी से वाणी व भाषा का विकास कर लेते हैं। अब यह जो हीरिंग लेवल बताया गया है ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई सुनने में समस्या नहीं होती, जिसकी वजह से जो छोटे बच्चे होते हैं जो वाणी भाषा का विकास अच्छे से उनमें हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इसमें अति अल्प माइल्ड जो लेवल होता है हीरिंग लॉस का, उसके अंदर हम जानते हैं इस श्रेणी के अंतर्गत व्यक्ति किसी भी आवाज़ को सामान्य की ही तरह सुन सकता है, परंतु कभी कभी धीमी व पतली आवाज़ को सुनने में परेशानी होती है। छोटे बच्चे वाणी एवं भाषा का विकास बिना किसी समस्या के कर लेते हैं, परंतु कुछ उच्च आवृत्ति के अक्षरों का उच्चारण गलत करते हैं। अब यहाँ पर जो बताया गया है जो माइल्ड कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं जिनके अंदर माइल्ड कैटेगरी का हीरिंग लॉस होता है, उसमें जो भाषा होती है उसमें विशेष प्रकार के कुछ धीमी और पतली आवाज़ के जो साउंड होते हैं उनको सुनने में परेशानी होती है। और जो बच्चे के अंदर जो भाषा वाणी का विकास होता है कुछ % हो जाता है, जिसमें उसको उच्च आवृत्ति वाले जो साउंड होते हैं उनको बोलने में समस्या होती है। आइए इसमें जानते हैं जो थर्ड लेवल दिया गया है इसमें क्लासिफिकेशन, उसमें जानते हैं इसका अल्प मॉडरेट लेवल। इसमें क्या होता है आइए जानते हैं। इस प्रकार के श्रवण ह्रास के व्यक्ति को सुनने में कुछ ज़्यादा कठिनाई होती है। यदि वह किसी बड़े हॉल में बैठा हो या एक साथ 4-5 लोगों की आवाज़ के बीच किसी की आवाज़ सुनने में दिक्कत होती है। इसमें छोटे बच्चे की वाणी व भाषा का विकास अवश्य ही पीछे छूट जाता है, इसलिए उसका विशेष ध्यान देना पड़ता है। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि जो मॉडरेट से जो इफ़ेक्टेड होता है जो बच्चा, जो मॉडरेट हीरिंग लेवल से जो इफ़ेक्टेड होता है बच्चा, उसके अंदर क्या होता है कि वह किसी हाल में या किसी समूह में जब व्यक्तियों के साथ बात करता है तो उसको विशेष रूप से जो बातें सुनने में उसको समझने में दिक्कत होती है। और इस प्रकार के जो इफ़ेक्टेड बच्चे होते हैं उनका जो भाषा वाणी विकास है करने के लिए विशेष प्रकार का जो ध्यान है वो देना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका जो भाषा वाणी का विकास है वो होने में हेल्प मिलती है। 4 पॉइंट दिया गया इसमें अल्पतम मॉडरेटली सीवियर। आइए इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर व्यक्ति बिना श्रवण यंत्र के आसानी से नहीं सुन सकता है। छोटे बच्चे में शुरू से श्रवण यंत्र लगाना जरूरी हो जाता है, तभी वाणी व भाषा का विकास संभव हो पाता है। इसके साथ साथ बच्चे की बेहतर वाणी व भाषा विकास के लिए विशेष वाणी चिकित्सा एवं विशेष विद्यालय की मदद ली जाती है। अब यहाँ पर बताया कि जब
इस प्रकार की समस्या बच्चे में आ जाती है तो उसके लिए जो हेल्पिंग एड्स हैं, हियरिंग एड्स हैं, वो दिए जाते हैं और उसको विशेष शिक्षा के साथ विशेष जो स्पीच थेरेपिस्ट होता है उसके सहयोग से भाषा वाणी विकास किया जाता है बच्चे में। आइए अब जानते हैं 5th पॉइंट, गंभीर सीवियर। यहाँ पर भी व्यक्ति पूरी तरह श्रवण यंत्र पर आश्रित होता है। बिना श्रवण यंत्र के उसे किसी प्रकार की सामान्य आवाज़ सुनाई नहीं देती। छोटे बच्चे भी पूरी तरह से श्रवण यंत्र पर आश्रित होते हैं, इसलिए उनकी वाणी व भाषा का विकास पूरी तरह से श्रवण यंत्र पर आश्रित होता है। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि जो सीवियर कैटेगरी होती है, इससे प्रभावित जो बच्चे होते हैं वह पूर्ण रूप से हियरिंग एड पर आश्रित होते हैं और इनके अंदर जो भाषा का विकास है और भी मुश्किल तरीके से हो पाता है, जिसमें पूर्ण रूप से जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं और पूरा ग्रुप एक टीम की तरह काम करता है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर भाषा वाणी का विकास हो पाता है और यह बच्चा पूर्ण रूप से हियरिंग एड पर ही आश्रित होता है, डिपेंड होता है। आइए भी इसमें जानते हैं 6 पॉइंट, अति गंभीर प्रोफाउंड। इस श्रेणी के अंतर्गत छोटे व बड़े व्यक्तियों के लिए श्रवण यंत्र ही मात्र उपाय है। इसके द्वारा ही शाब्दिक भाषा का संप्रेषण हो सकता है। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि जो प्रोफाउंड कैटेगरी के होते हैं, जिसके अंदर जो हियरिंग लॉस होता है इसका 91 एंड अबव होता है, जिसकी वजह से जो व्यक्ति है उसकी पूर्ण रूप से जो भाषा कम्युनिकेशन है वो इफेक्टेड होती है और वह पूर्ण रूप से जो अच्छी क्वालिटी के जो हियरिंग एड होते हैं उनका प्रयोग करता है, तभी वह कुछ सुनने के और कम्युनिकेशन के संपर्क से जुड़ सकता है। ये यहाँ पर इसका बताया गया है। ये जो हमने पढ़े हैं सारे के सारे जो वर्गीकरण थे, जो क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड के बताए गए हैं, इनको हम अच्छे से समझ लेंगे ताकि एग्ज़ाम में इसको हम अच्छे से सबमिट करा सकें।